हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी बुक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर का फर्स्ट चैप्टर जो है ट्रांजिशन ऑफ द 18th सेंचुरी की 17th वीडियो है। ये एक्चुअली एक लास्ट वीडियो होगी जो इसके बाद ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये कहना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे बुक वीडियोज़ बनाऊँ और कुछ पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो कि लास्ट पैराग्राफ भी है। तो आप अपनी बुक में देख रहे होंगे कि जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है उसमें बात की गई है कि किस तरह से कॉमर्स है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज़ हैं, कि एम्पायर बिल्डअप करें और उसको आगे बढ़ाएं। और जिसको मोटिफिकेशन कहाँ से मिली, तो ये मिली पॉलिटिकल डिसयूनिटी से। ठीक है, तो कॉमर्स ने किया, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराया, और जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, ठीक है, इसने एक और रास्ता दिखाया कि ये एक एम्पायर बिल्डअप कर दे। पर क्या ये यही लोग थे? क्या और कोई नहीं था जिन्हें ये दिख नहीं रहा था कि यहाँ पे पॉलिटिकल डिसयूनिटी है? तो बस वो ब्रिटिशर्स ही क्यों थे? यही क्यों थे जिन्हें दिखाई दे रहा था कि हमें एम्पायर बनाना है? बहुत सारे लोग थे, काफ़ी सारे इंडियंस थे, इन्हें नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, बहुत सारा चाउस है, एक एम्पायर बिल्डअप किया जा सकता है, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एक एम्पायर बनाया जा सकता है। पर ब्रिटिशर्स ही क्यों? इसका जवाब हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो कि ब्रिटिशर्स के पास ही क्यों थी, और कोई क्यों नहीं थे? फ्रेंच क्यों नहीं बना पाए, या फिर अदर कोलोनियल पावर जो थी डच वगैरह क्यों नहीं कर पाए? और साथ ही हम ये भी देखेंगे कोई इंडियन क्यों नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जैसे ब्रिटेन थे ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। हमने बात की थी पिछली वीडियोज़ में कि मुग़ल जो एम्पायर था डिक्लाइन हो गया था, पर इसके डिक्लाइन होने के बाद भी जो सक्सेसर स्टेट्स जो थे, बंगाल हो गया, अवध हो गया, ये इतने भी ज़्यादा वीक नहीं थे कि ये किसी का सामना ना कर पाए। पर ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजीज़ के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे, इसलिए ये कहीं टिक नहीं पाते थे। और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, इसने एक अपॉर्चुनिटी दी। तो कैसे दी? जब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हुई ना, तो जब ब्रिटिशर्स थे, एक बड़ी संख्या में जो सोल्जर्स को, यहाँ यूरोप है, यहाँ इंडिया है, तो बड़ी मात्रा में यूरोपियन सोल्जर्स को इंडिया लाने लगे, स्पेशली ब्रिटिश सोल्जर्स को। और साथ में इनके साथ में एक कमांडर्स, तो इंग्लिश कमांडर्स थे। अब तो एक अच्छी खासी बड़ी संख्या में यहाँ पे कॉलोनियल ट्रूप्स आ गए, क्राउन ट्रूप्स आ गया, तो जिससे इनकी ब्रिटिशर्स की पावर है ना वो काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, अब इनकी पावर इतनी बढ़ गई थी तो यहाँ पे ये जो इंडियन रूलर्स हैं, तो ये कई बार ना इनको भी चैलेंज करते थे क्योंकि इनके पास मिलिट्री पावर आ गई थी। और साथ में जो कमांडर्स आए थे, जो यूरोपियन कमांडर्स आए थे ना, तो ये भी काफ़ी एफिशिएंट थे। तो जो इन्होंने रिक्रूट किए थे इंडियन जो थी इनकी आर्मी में, इनको रिक्रूट किए थे, तो अब ये ट्रेंड होने लगे थे इन कमांडर्स से। तो इनकी एफिशिएंसी इस तरह से भी बढ़ने लगी कि एक तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, साथ में जो कमांडर्स थे इनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे थे, तो ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी हो गई और इनका पर्पस भी सॉल्व होने लगे कि अब इन्हें बहुत बड़ी संख्या में जो इनके ट्रूप्स भी हो गए, साथ में जो इंडियंस हैं यहाँ पे इनकी आर्मी में, उनको भी ये अपनी तरह से ट्रेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से एंग्लो फ्रेंच आर्मी जो थी, राइवलरी थी, इसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। और यूरोपियन ऑफिसर्स हमने बात की, ये यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में आ गए थे इंडिया में, अपनी तरह से इनको ट्रेन करने लग गए थे। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ रही थी, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती जा रही थी। अब साइज़ ऑफ द कंपनी आर्मी हमने बात की अभी। अब जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ गई तो एक यहाँ की पावर्स थी उनको चैलेंज करने लग गए। और जब इनकी आर्मी पावर बढ़ गई ना, तो दोस्तों ये यहाँ पे जैसे कि बंगाल हो गया, अब ब्रिटिशर की अच्छी खासी आर्मी यहाँ पे है। ठीक है, ऑफिसर्स हैं, यूरोपियन ऑफिसर्स हैं, अब ये नवाब हैं, इनके पीछे भी
हमेशा तानातानी चलती ही रहती थी, कुछ किसी न किसी बात पे पंगा चलता रहता। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे इनको पसंद नहीं आता, तो एक तरह से कंटेंशन का इशू आ गया कि इनमें एक इशू आ गया किस तरह से सॉल्व करना है। जब बीच में डिस्प्यूट हो जाते थे ना बार बार, तो वो एक इशू बन गया कि अब इसको सॉल्व करना है, जिसकी वजह से ये बार बार कन्फ्लिक्ट उनके बीच में बढ़ता जा रहा था, इंडियन रूलर्स और ये ब्रिटिशर्स के बीच में। अब ऑब्सेशन विद स्टेबल फ्रंटियर्स, अब ब्रिटिशर्स ये चाह रहे थे कि जो फ्रंटियर्स हो ना ये बिल्कुल स्टेबल हो, पर इंडियन टेरिटरीज थी उस टाइप पे कितनी अनस्टेबल थी हम तो जानते ही हैं, ये इंडियन टेरिटरी है, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स सोचते थे यहाँ तक हम जाएंगे, इतनी टेरिटरी को कब्ज़ा कर लिया, ठीक है। अब इनकी टेरिटरी ये है, इतने पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब इन्हें हमेशा डर रहता था कि यहाँ से लोग आएंगे, इन पे कब्ज़ा कर लेंगे, अटैक हो जाएगा, तो अब इन्हें चाहिए कि ये एरिया स्टेबल रहे। तो अब ये यहाँ पे अटैक करेंगे, इस एरिया को भी अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। अब फिर अगेन इनका एरिया यहाँ बढ़ गया, पर इन्हें पता चल रहा है यहाँ से इन्हें अभी भी खतरा है, तो अगेन यहाँ पे आएंगे और कॉन्कर करेंगे। तो एक तरह से इनका ऑब्सेशन था ना कि यहाँ पे स्टेबल फ्रंटियर्स हो, तो इसकी वजह से भी ना इनका एक्सपेंशन बढ़ता ही जा रहा था, तो अपने आप में एक रीज़न हो गया। और आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की जो आर्मी थी ना वो बहुत बढ़ती जा रही थी। तो एक वक्त ऐसा आया कि इनका जो जितना भी खर्चा होता था ना, बहुत बड़ा खर्चा आर्मी पे होने लगा। अब हमने अंग्रेज़ों की बात की थी ना, बस पैसा आते हुए अच्छा लगता था, जब पैसा देना पड़े ना तो ये बहुत गुस्सा आता था। तो जिसकी वजह से कंडीशन ये बन गई कि जब आर्मी को पैसा ज़्यादा देने लग गई है, तब इसका खर्चा पूरा हो, तो उसकी वजह से अब ये क्या करते थे, और एरियाज़ पे कब्ज़ा करते थे ताकि पैसे आए। अब पैसे आगे जाता तो अब इस आर्मी का खर्चा पूरा होगा। अब यहाँ पे एक और आर्मी जिससे आ गई, खर्चा बढ़ गया, तो अब एक और एरिया पे ये कब्ज़ा करेंगे। तो इसकी वजह से आर्मी इस्टेब्लिशमेंट्स जो बढ़ती जा रही थी ना, तो एक अलग ही उनकी डिमांड शुरू हो जाती थी कि इस खर्चे को पूरा करना है, और एक नए एरिया का कब्ज़ा करेंगे तो रिवेन्यू बढ़ेगी। तो इस तरह से एक एरिया साइकिल बाय साइकिल चलता जा रहा था, ठीक है। तो ये इनकी कैपेसिटी की बात। अब इनकी सक्सेस की बात करें, ठीक है। अब सक्सेस क्यों मिल रही थी इन्हें? सक्सेस इसलिए मिल रही थी कि वो बहुत जल्दी ना रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ कर लेते थे। जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, जब कार्नेटिक वॉर्स चल रहे थे तो फ्रेंच फेल हो गए थे रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करने में, और वहीं पे ब्रिटिशर्स थे वो बहुत जल्दी रिसोर्सेज अपने गेन कर लेते थे। उनको पता था कि यहाँ पे अगर ज़्यादा खर्चा हो रहा था हमें बंगाल से हेल्प मिल जाएगी, और इंडिया में जितनी भी अलग अलग उनकी इस्टेब्लिशमेंट है ना, उनसे भी उनको हेल्प आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ें हो कैसे रही थी? जो उनकी एक तो आर्मी थी ना, वो रेगुलरली पेड थी और अच्छी तरह से वेल मेंटेन थी, उनका अच्छा खासा ध्यान भी रखते थे ये लोग। और वहीं पे मुग़ल की आर्मी की बात करूँ तो ज़्यादातर वो हेरिडेटरी होती थे, इसकी एक को रिक्रूट किया, फिर उसके बच्चे हैं, फिर उनके भी बच्चे हैं, हेरिडेटरी चलती रहती थी। और महीने भर हो गए उनको पेमेंट नहीं मिल रही है, खाना भी टाइम से नहीं मिल रहा है, उनका ध्यान भी नहीं रखते। ये उस टाइम पे मुग़ल एम्पायर की बात करें, और बस मुग़ल की ही नहीं बल्कि अदर स्टेट्स थे उनका भी यही हाल था, ठीक है। और अब इंडियन बैंकर्स की बात करें तो इंडियन बैंकर्स जो है ना, उस वक्त सर्कुलेशन ऑफ मनी थी ना, उस वक्त मनी और पावर को हुंडीज़ के थ्रू कंट्रोल करके रखते थे। अभी हुंडी क्या है कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब जो इंडियन बैंकर्स है ना, ये कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते थे, ठीक है। अब इन्हें पता है कंपनी बड़ी कंपनी है, एक गवर्नर जाएगा दूसरा आएगा तो इनको पैसे मिल जाएंगे टाइम पर। तो वहीं कोई राजा रजवाड़ा है, ठीक है, इसके पड़ोसी ने इसको पे अटैक किया, कब्ज़ा कर लिया, और उसने कहा कि मैंने तो कोई उधार लिया नहीं, तो नुकसान लगेगा बैंकर्स को। तो ये इन पर विश्वास नहीं करते थे, ये विश्वास ज़्यादा करते थे कंपनी में, ठीक है। अब धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ती है तो जो कंपनी है ना,
अपनी डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर लेती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है। कि जैसे रिवेन्यू रिसोर्सेज है, जैसे हमने बंगाल में बात की थी, किस तरह से दीवानी राइट्स ले लेती है, टैक्स कलेक्शन की राइट्स आ जाते हैं। तो ऐसी कई जगह पे ये करते करते ना इंडिपेंडेंट हो जाती है। इसको अब किसी से पैसे वैसे लेके बस ट्रेड पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत चीज़ों पे इंडिपेंडेंट हो जाती है, अपनी रेवेन्यूज़ खुद कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा पॉइंट था इनकी सक्सेस के लिए। फिर अब जो कंपनी है एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। अब वो कैसे होती है, अब कंपनी अगर किसी एरिया पे कब्ज़ा करेगी तो जाहिर सी बात है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन इसको करना ही पड़ेगा। अब हमने डायर की देखी थी, डायर की किस तरह से पूरी तरह से फेल हुई थी, वो भी हमने देखा था। तो अब जब एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व होने लग गई तो धीरे धीरे ये हर तरह से प्रोग्रेस करने लग गई। मिलिट्री भी इसके प्रोग्रेस करने लगी, एक एरिया पे इस्टेब्लिश होने लगी। फिर जब इस्टेब्लिशमेंट होगी तो वो फ्रंटियर्स पे जाएगी। अब फ्रंटियर्स पे जाएगी तो उसको अनस्टेबल फ्रंटियर्स दिखेंगे, फिर वो उन एरियाज़ को कब्ज़ा करेगी। तो चीज़ें ऐसे धीरे 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 बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो इस तरह से हमें बाद में एक वास्ट एम्पायर देखने को मिलेगा कि किस तरह से चीज़ें चलते चलते एक बड़ा एम्पायर का रूप ले लेंगी। ठीक है, अब हिस्टोरियन हैं दो, केन एंड हॉपकिंस, इनकी बुक है ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। ठीक है, ये इनकी बुक है, खरीदनी नहीं है, बस रेफरेंस दिया हुआ है हमारी बुक में। ठीक है, तो ये बताते हैं कि जो रिवेन्यू है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म में। अब ये बताते हैं कि जो हमारा ये इंग्लैंड था, वहाँ पे किस तरह से पॉलिटिशियन जो थे, ये इंग्लैंड था, ब्रिटेन, वहाँ पे किस तरह जो पॉलिटिशियंस थे और वहाँ पे बड़े बड़े जो मर्चेंट्स वगैरह थे और बिजनेस क्लासेस थी, उनकी आंखें खुल रही थी। वो देख नहीं पा रहे थे कि इतना भर भर के पैसा इंडिया से या अदर कॉलोनीज से जा रहा है। वो बहुत परेशान थे कि कितना ज़्यादा पैसा भर भर के हम कमा सकते हैं, और सब के सब नोच के खाना चाहते थे इस कॉलोनीज़ को। ठीक है, तो सबकी आंखें खुल रही थी। तो एक तरह से नेक्सस सा बन गया था इनके बीच में, अलाइंसेस बन रही थी कि किस तरह से हमें पावर को बढ़ाना है, फिर पैसा जिससे बहुत ज़्यादा आएगा। और एक नोशन आ गया था, कहावत सी आ गई थी कि जो पावर है वो लैंड पे बस गई है। ठीक है, ये पावर है यहाँ बस गई है, जिसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए और ताकि ये मेंटेन हो सके ये लैंड। ठीक है, इस पे कंट्रोल करना है, पैसा कमाना है और इसको अपने अंदर दबाना है। ठीक है, तो जिस तरह से ये बताते हैं कि किस तरह से मनी उस वक्त काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। और ये कैसे कर रही थी, तो पॉलिटिकल अलाइंसेस जो हो रही थी ब्रिटेन में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो एक रिवेन्यू, कॉमर्स और मिलिट्री, ये तीनों ऐसी हैं जिसको हम अलग तरीके से देख ही नहीं सकते। रिवेन्यू, कॉमर्स, मिलिट्री, अब ये तीनों एक दूसरे से ना इंटरडिपेंडेंस है, तीनों में एक अच्छा खासा रिश्ता है। ठीक है, हम किसी एक को इग्नोर करके चल ही नहीं सकते। रिवेन्यू जुड़ी है कॉमर्स से, हम ट्रेड करेंगे तभी हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब उसको सिक्योर करने के लिए हमें मिलिट्री की ज़रूरत पड़ेगी। अब पैसे लेके जा रहे हैं तो उसको कोई सिक्योरिटी देने वाला भी तो होना चाहिए, तो वो मिलिट्री हो गई। तो इन तीनों को हम अलग तरीके से देख ही नहीं सकते। और ये ऐसे 3 पिलर्स थे जिसके बेसिस पे पूरा ब्रिटिश एम्पायर खड़ा था। ठीक है, अब इसके अलावा कोई एनवायरनमेंट देखे तो आइडियोलॉजीज़ वगैरह जो थी उस वक्त काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। जैसे कि हमने रेनेसां की बात की, तो रेनेसां के बाद कई तरह की रैशनैलिटी आ रही थी। और उसके बाद जॉर्जियन इंग्लैंड की बात करें तो एक ऐसा पीरियड था जब विक्टोरियन एरा ख़त्म हो रहा था और जॉर्जियन एरा आ रहा था, जिसमें नई नई आइडियोलॉजीज़ थी, रैशनैलिटी थी, राइट टू प्रॉपर्टी की बात की जा रही थी और सिक्योर ट्रेड्स की बात की जा रही थी। ठीक है, ऐसे मार्केट्स हो जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं ट्रेड कर सकें, बस उनकी कंट्री में नहीं, बाहर भी। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें थी जो सब आ रही थी, रिलीजन से थोड़ा दूर जा रहे थे और चीज़ों की तरफ भी देख रहे थे।
और पैसा तो उन्हें दिख ही रहा था, ये कितना ज़्यादा भर भर के पैसा वो कमा रहे थे, ठीक है। तो पैसा उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ था उस वक्त, चाहे उसके लिए कॉलोनी में किसी को मारना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उससे उसको कोई मतलब नहीं था, उनको बस पैसे चाहिए था। ओके, तो जॉर्जियन इंग्लैंड उस वक्त कैपिटलिज्म की बात की जा रही थी, ठीक है, कि किस तरह से सिक्योर मार्केट्स हो उनके सामान के लिए, ब्रिटेन में भी और उसके बाहर भी, और उसको बढ़ाना भी है। ओके, तो जैसे कि हमने ओवरऑल देखा, तो अगर मैं सम अप करूँ तो आइडेशनल एंड फंक्शनल लेवल्स, और जो कई चीज़ें तो उनकी कंट्री में, ब्रिटिश की कंट्री में हो रही थी, और कई चीज़ें इंडिया में हो रही थी, और तो इन सब चीज़ों का मिक्सचर था कि जिससे एम्पायर बिल्डिंग इंडिया में शुरू हुआ और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी शुरू हुई। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों को और देखेंगे, आइडियोलॉजीज़ वगैरह के बारे में देखेंगे और गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।